हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है। ज्योग्राफी हम देख रहे हैं, यानी पृथ्वी हमारा आवाज बुक है। और सॉरी, भारत पर समकालीन विश्व जो हम बात कर रहे हैं भारत आपके समकालीन में, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो हमने जल के बारे में पढ़ा था, और तो आज हम आपका कृषि के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको गौर करके देखना है कि बेसिकली एग्रीकल्चर है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं तो एग्रीकल्चर में ध्यान रखिए, आज भी लगभग लगभग 67% लोग आपका प्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। और 75% लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कहें एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और ध्यान रखिएगा, प्राइमरी रूप से ही हम, अगर आप देखेंगे, भारत की 2/3 यानी कि जनसंख्या किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर। अगर खेती ना हो, कृषि ना हो, तो हमारे खाद्यान्न की आपूर्ति की श्रृंखला कैसे होगी, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आइए देखिए, देखिए और समझे और बात करें। कह रहे हैं कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। 2/3 का मतलब निकालिए। 2/3 का मतलब है 2/3 गुणा 100, ऐसे तो निकालेंगे, ठीक। आप सोच के देखिए कितना निकलेगा। 200/3, तो 3 छंग 18, फिर कितना हो गया, 2 बचे 20 हो गया, 3 छंग 18, तो लगभग 66.66% आएगा। यानी कि लगभग 67% लोग कहाँ लगे हैं? एग्रीकल्चर में लगे हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ध्यान दीजिए कि 67% लोग आपके किस में लगे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे। तो यही बात मैं आपको पहले भी कह रहा था, और यही बात उन्होंने यहाँ आपको लिख कर दी है, ठीक। कृषि क्षेत्र एक प्राथमिक क्रिया है। कैसा है? प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। अगर पूछ ले कृषि किस क्रिया का भाग है, हमने क्रियाओं को 3 भागों में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और जब आप 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ 4th और 5th भी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को देखना है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, खनन, फिशरीज वगैरह का काम होता है। सेकंड में हम किस चीज की आपका प्रोसेसिंग करते हैं, उसको आपका गुड्स बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं। क्लियर है? जैसे आप देखिए, हमने दूध से आइसक्रीम बनाई, तो वो आपका कहाँ पहुंच गया? सेकेंड एक्टिविटी में आ गया। लेकिन उत्पाद किसका था? प्राइमरी का। और उसको हमने किसी पर्सन को बेच दिया, बेचने में जो पैसा प्राप्त हुआ वो हमको सर्विस सेक्टर यानी कि थर्ड में पास प्राप्त हो गया, ठीक है। जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पादन करती है, खाद्यान्नों के लिए अतिरिक्त या विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा कर सकती है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि भी में आपका निर्यात किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? आपका निर्यात आपका कर सकते हैं। कह रहे क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? कि एग्रीकल्चर पर बेस कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आप आपका नाम बता सकते हैं। कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश में प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार खेती करने की विधियों में आपका सार्थक परिवर्तन हुआ है। यानी कि जिस तरह से हम हजारों वर्षों से आपका खेती कर रहे हैं, अब वो आपका बहुत सारे चेंजेस आपको इन कृषि में देखने के लिए मिलेंगे। जीवन निर्वाह खेती से लेकर आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर तक कृषि के अनेक प्रकार और वर्तमान समय विधियां भी विभिन्न भागों में निम्न प्रकार से कृषि का एक अपना तंत्र अपना रही है। यानी कि चीजें अलग हैं, चीजें बदल रही हैं, बहुत सारे स्वरूप हमको यहाँ पर जो है दिखाई देंगे, और ये हमको आपका देखना चाहिए कि क्या है। तो पहली कृषि अब सबसे पहले आ रही है, इसी को हम आजीविका कृषि भी कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हटकर है और सबसे पुरानी एंशिएंट कृषि में एग्रीकल्चर में से पार्ट में से मानी जाती है। इसको बोलते हैं कर्तन एवं दहन प्रणाली। कहीं कहीं इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कहीं का झूम, कहीं को मलंद,
यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से ही जानी जाती है। उनको पढ़ेंगे क्या क्या नाम है उनके। जैसे सबसे पहले आपसे पूछ ले, कीर्तन एवं दहन प्रणाली, सल्स एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले पूछ लिया जाए कि ये कृषि है क्या। तो देखिए, किसान जमीन के एक टुकड़े को साफ करता है। साफ का मतलब वहां जितने पेड़ पौधे घास है सबको काट देता है। साफ करने का मतलब ये हुआ, ठीक। और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो उन पर भूमि के टुकड़ों को स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कि ये कोई क्षेत्र था, इसको काटा, साफ किया और यहाँ अपनी खेती करी, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह पहुंचा, यहाँ एग्रीकल्चर करी, छोड़ दिया, फिर वो इस जगह आ गए, फिर इस जगह। तो इस तरह से एक स्थान से दूसरा स्थान जाते रहने के कारण इसी कृषि को हम आपका स्थानांतरण जो आपकी कृषि है ये भी कहा जाता है। क्लियर है। तो प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति आपका बढ़ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि को उत्पादकता कम हो जाती है। क्या रहती है? इस प्रकार से इनकी उत्पादकता कम हो जाती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की खेती को आपका विभिन्न नामों से जाना जाता है। यानी कि हर जगह अलग अलग नाम है इस कृषि के और उनको हम आपका अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। क्लियर है। तो एक बार एग्रीकल्चर में आप देखिए, इसको नोट करिए और मुझे बताइए आपके यहाँ किस प्रकार की एग्रीकल्चर होती है, ये होती है कि नहीं होती। तो आपने कीर्तन एवं दहन कृषि को देख लिया होगा और फिर समझ भी लिया होगा कैसे। तो कोई कठिन नहीं है, जमीन का टुकड़ा है, उसको काटा, साफ किया, 1 साल खेती करी, 2 साल करी, छोड़ दिया, नेक्स्ट कहीं और चले गए, इस तरह से वो कर रहे हैं। इसके बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब देखिए, ये अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे हमारे राज्य हैं उत्तर पूर्व राज्य, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और आपका नागालैंड में इसको झूम कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम। असम, मेघालय, मिजोरम और आपका नागालैंड क्या कहते हैं इसको? झूम। मणिपुर में इसके क्या कहते हैं? मणिपुर में इसको पालुम कहते हैं। इसको हम दूसरे कलर से देखते हैं ताकि अंतर समझ आए। क्या कहते हैं? पालुम कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहते हैं। छत्तीसगढ़ हो गया और अंडमान निकोबार में इसको क्या कहेंगे? दीपा कहा जाता है। तो A फॉर असम, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम, N फॉर नागालैंड इक्वल टू झूम। और मणिपुर में क्या कह रहे हैं इसको? मणिपुर में इसको बोल रहे हैं पालुम। याद रहेगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में यानी कि CH मतलब छत्तीसगढ़, ऐसे लिख ले, और प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से क्या बोल दिया? इसको दीपा कह दिया। तो इतना आपको याद होना चाहिए कि कहाँ इसको किस लोकल नेटिव ने उसको नाम दिया है। तो आपका झूम पूछ ले तो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। क्लियर है। त्रिपुरा में बेसिकली होती नहीं होती मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन होती होगी क्योंकि मेघालय और बहुत उसके पास में लगता है, नीचे का पार्ट है। जब आपका मिजोरम में हो रही है तो आपका वहां भी होगी। ठीक है, चलिए वहां भी फिर इसको झूम ही कहेंगे। अब देखिए, कह रहे कीर्तन एवं दहन प्रणाली को मेक्सिको में आपका मिलाप और वेनेजुला में क्या कहते हैं? देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। मेक्सिको में क्या कहते हैं इसको, और मध्य अमेरिका में क्या कहते हैं? मिलाप। अब आप सोच के देखिए, ये हो गया आपका जो भी मध्य अमेरिका वाली कंट्री जो देश हैं, इस तरीके से आप देखोगे इस पूरे रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बोलते हैं इसको? मिलाप। वेनेजुला यानी कि ब्राजील का पार्ट है, इसको कोनोकोका, और ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है, और मध्य अफ्रीका में इसको मोसोले कहा जाता है।
इंडोनेशिया में इसको लादांग और वियतनाम में रे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? रे। तो ये नाम थोड़ा याद करना कभी कभी आपका पजल जैसा हो जाता है, तो दो चार नाम याद करते हैं। जैसे देखिए, हमें साफ हो गया मैक्सिको और मिड अमेरिकन क्या बोलते हैं? मिलाप हो गया। मिलाप कैसे हो गया? क्योंकि ये बीच में है और आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिल रहा है, इस वजह से हमने इसका नाम मिलाप रख दिया। हम याद करने के लिए मान सकते हैं ऐसा। अच्छा, ब्राजील में क्या बोलते हैं? रोका, क्योंकि वहां कोकोआ है, तो वहां भी का है और यहाँ भी का है, तो इसलिए क्या रख दिया हमने? रोका। ऐसे याद करेंगे। कुकोनो हम आपका वेनेजुला में रख सकते हैं, और आप जानते हैं वेनेजुला क्या है? ओपेक कंट्री है, तेल निकलता है वहां से, इसलिए। और इंडोनेशिया में आपका लदांग रख देंगे, क्लियर है, और वियतनाम में रे रख देंगे। तो वियतनाम का रे और इंडोनेशिया का आपका लदांग आपका याद रहेगा। ठीक है। अब देखिए, भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया। अब देखिए, मध्य प्रदेश में क्या जानते हैं इसको? या तो क्या कह देंगे? बेबर, या आपका दहिया कह देंगे। आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू कह देंगे या पेडा कह देंगे। उड़ीसा में आपका पामंडी कह देंगे या कोना कह देंगे या बगीचा कह देंगे। बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का कुछ पार्ट है बलेरे या बालटेरे कह देंगे। हिमालयन में जो हिमालयन क्षेत्र में खिल कह देंगे। झारखंड में इसको कुरवा कह देंगे और उत्तर पूर्व में इसको झूम कह देंगे। तो ये भारत में भी अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानी जाती है, ये हमको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो एक बार लिखना चाहें आप सारे को लिख सकते हैं। अमेरिका में मिलाप है, वेनेजुला में क्या है? कुनो है, ब्राजील में रोका है, मध्य अफ्रीका में मोसो है, इंडोनेशिया में लदांग है, वियतनाम में रे है। ये तो हो गया विदेश की बात। भारत में मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेडा, आंध्र प्रदेश में पामावाड़ी, कोना वगैरह हो गया। और दक्षिणी जो आपका पश्चिमी घाट है उसमें हम क्या बोलते हैं? कुमारी कह दिया इसको। ठीक है, क्या कह दिया? कुमारी कह दिया, ध्यान रखना। और दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में वालरे कह दिया, और हिमालय क्षेत्र में खिंगन या आपका कुरवा के नाम से इनको सबको जाना जाता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, रांझा असम में डीबू का भारी क्षेत्र परिवार में गांव में रहती है। इसको ये दूसरा चैप्टर है। क्लियर है? तो पहला पाठ हमने पढ़ लिया, जिसको हमने कहा कीर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसको नंबर 1 करके हम याद कर सकते हैं कि पहले नंबर की कृषि है। आप 12th क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे और सारा पढ़ने का मौका मिलेगा। अब दूसरे नंबर की कृषि पर आ जाइए, जिसका नाम है गहन जीविका कृषि। कैसी है? गहन जीविका कृषि। चलिए, गहन कृषि की बात करते हैं। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। क्या होता है? भूमि पर आपका जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिकतम उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में आपका रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? भूस्वामी के विरासत अधिकतर कारण पीढ़ी दर पीढ़ी ठीक अलाभप्रद आपका हो जाता है। कैसा होता है? अलाभप्रद हो जाता है। ठीक है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण आपका सीमित भूमि अधिकतर पैदावार लेने में कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि बहुत प्रकार का दबाव डालती है, और क्या करते हैं? बहुत रूप से वो आपका प्रेशर करती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश, जैसे अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग में उस पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के अलावा वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों के अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, परंतु उड़ीसा में एक आजीविका फसल है। कैसी है? उड़ीसा में केवल एक आजीविका फसल मात्र है। ठीक है। तो वाणिज्यिक कृषि होगी आपका
तीसरे नंबर की। पहली कौन सी थी, देख ली थी हमने। गहन कृषि क्या होगी, जहां पर श्रम जनसंख्या खेती करती है, उत्पादन अधिक होता है, और जहां पर रसायन और आपका सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और ये है आपका वाणिज्यिक कृषि, जो बेसिकली आपका आप देखते हैं अधिक पैदावार देने के लिए, जिनको हम बेचते हैं कमर्शियल यूज के लिए। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। आप देखते हैं प्लांटेशन होती है ना, जैसे कॉफी की, रबड़ की और चाय की, है ना, ये भी क्या है, प्लांटेशन है। और ऐसे ही एक प्लांटेशन है आपका धान, चावल बेसिकली, तो वो भी क्या है आपका कमर्शियल के अंतर्गत भी। वैसे रोपण कृषि उद्योग कृषि के बीच अंतरस्पृष्ट रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक भूमि और सहायता की जाती है। इसके तहत सारा उत्पादन उद्योग कच्चे माल के रूप में कहाँ करते हैं, बेसिकली रो मटेरियल बेस पर इन सब चीजों को आपका किया जाता है। ठीक। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केरा महत्वपूर्ण रोपण है। असम और बंगाल में कर्नाटक कॉफी रोपण फसलें हैं। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, कैसा होता है, बिक्री के लिए होता है, इसलिए कृषि के परिवहन व संचार साधनों से संबंधित उद्योग और बाजार आपके महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ठीक, ये आपको अब है सैस्य प्रारूप कृषि बोलते हैं इसको। आपने भारत के भौतिक विविधता और सांस्कृतिक बहुलकता के संबंध में अध्ययन किया है। यह देश में कृषि पद्धति, पद्धति मतलब होता है पैटर्न, और सैस्य प्रारूप का प्रतिबिंब होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसल के अनेक प्रकार के खाद्यान्न, जैसे सब्जी, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 सैस्य ऋतु हैं, जैसे खरीफ, रबी और जायद, यानी कि रबी की, खरीफ की और जायद की। तो बेसिकली हमारे यहाँ 3 ही कृषि के करते हैं, रबी की फसल होती है, खरीफ की होती है और जायद की होती है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए, रबी की फसल शीत ऋतु, ध्यान दें, शीत ऋतु अक्टूबर से दिसंबर तक के मध्य बोई जाती है। कहां से, अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि शीत ऋतु में। और बोई अगर शीत ऋतु में जाए तो काटी कब जाएगी, ग्रीष्म ऋतु। महीना कौन सा होगा, अप्रैल से जून के बीच ये काटी जाती है। तो ऐसी कौन सी फसल है, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये प्रमुख फसल है। तो बड़ा आसान है, सर्दियों में बो और गर्मियों में काट लो। जो भी फसल आपके सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काट जाती है, हम उनको याद रखेंगे, ये रबी है। क्लियर है, ठंडे से गर्म हो रहा है, ऐसे करके आप कर लीजिए। ठीक है, ये फसलें देश में विस्तृत क्षेत्र में बोई जाती हैं। अब देखिए कौन कौन से राज्य में, आप पंजाब देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, हिमाचल प्रदेश देखेंगे, जम्मू कश्मीर देखेंगे, उत्तराखंड देखेंगे और उत्तर प्रदेश देखेंगे। रबी फसलें उत्पादन में एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो शीतोष्ण आपका पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, यानी कि सर्दी काल में अगर पश्चिमी भारत में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां से पनपता है, तो भूमध्य सागर क्षेत्र में आपका हाई प्रेशर होने की वजह से, उत्तर भारत में अधिक ठंड होने की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है और प्रेशर कैसा होता है, अधिक हो जाता है। तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वहां ज्यादा होता है तो हवा लो टू हाई चलती है। अब आप ये नहीं कह सकते यहाँ भी है वहां भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और यही चीज होती है कि यहाँ पर क्या होती है, हरियाणा पंजाब क्षेत्र में, राजस्थान में कुछ भागों में बोई जाती हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में हरित क्रांति सफल हुई है। आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको खेती करते हैं। तो ये बेसिकली आपका खेती थी रबी की। तो हमने रबी की खेती को देखा, ये आपके बांस है, और बांस की खेती बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में होती है, जिनके विषय में हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।